सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नू बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार बुआ। दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है? अच्छा, तैयारी तुम करोगी क्या हम करेंगे? ये तो हमारा प्रश्न था। अब देखो इन्होंने ले लिया, बड़ी गलत बात है। तुम बताओ कैसी चल रही है तैयारी? अरे बुआ क्या बताएं, मतलब बहुत ही परेशान है कह सकते हैं। घर बाहर हर तरफ भागना दौड़ना लगा हुआ है। साफ सफाई ने तो बस ये तो हम लोग देखो बात कर चुके हैं ना कि जब तक सफाई नहीं होती है तब तक तबाही लगती है, लेकिन जब सफाई हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? वो तो है बिल्कुल। मन खुश हो जाता है, घर भी खुश हो जाता है, तो सब लोग घर को खुश करने में लगे हैं। लेकिन त्योहार में जो बजट बिगड़ता है और पॉकेट की जो है ना खुशी, उसके बारे में क्या सोचा जाए, कैसे किया जाए, इसके बारे में बतिया लिया जाएगा आज, है ना? बिल्कुल। और बुआ आज जो सखी विशेष है उसमें हम खेल से जुड़ी हुई एक जो खिलाड़ी हैं मुक्केबाज जमुना बोरो जी के बारे में भी बात करेंगे। और आज का दिन जो है हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं, चित्रलेखा, ये हम सुनेंगे धारावाहिक, है ना जी। और जैसे कि अभी बात कर ही रहे थे तो भाई जो क्या बोलते हैं घर में उपस्थित जो चीजें होती हैं ना, तो उससे कैसे अपने चेहरे पे निखार लाया जाए, क्योंकि भाई दिवाली की साफ सफाई तो हो रही है, लेकिन चेहरे का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। रंग उड़ रहा है चेहरे का, तो चेहरे की साफ सफाई कैसे की जाए, वो भी बजट में रह के तो घरेलू सामान से। लेकिन आज देखते हैं कि समय, हमारा जो बजट है ना, वो कितना हमें देता है ये कि चलो कर लो काम, क्योंकि समय लग रहा है कम है। तो कितना हमें देता है अनुमति, उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम बात कर सकते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है, तो ये बड़ा खास दिन है। तो 17 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, पूरे विश्व में उन्मूलन के लिए बात की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि गरीबी में जो लोग रह रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं, उनके संघर्ष को समझा जाए, जाना जाए, और कहीं ना कहीं उनकी कठिनाई को दूर करने का कुछ प्रयास किया जाए, है ना। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत पेरिस के ट्रोकेडो में हुई थी, जहां पर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस दिन यहाँ हजारों लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने गरीबी को मानव अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए इसके उन्मूलन के लिए अपनी भावना व्यक्त की। और इसके बाद से ही विभिन्न जो सामाजिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, जो इससे जुड़े लोग हैं, उन्होंने इस गरीबी उन्मूलन की दिशा में कई प्रयास किए, प्रयत्न किए। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित किया गया। तो ये जो तुमने जानकारी दी और ये जो 2 पंक्ति हमने बताई, हमारे साथी ने लिखकर भेजा था। तो ये बताना बहुत जरूरी है भाई, हमारे साथी जो हैं वो बराबर से सब चीज की जानकारी रखते हैं और हमारे साथ साझा भी करते हैं। फिर धीरे धीरे सतत विकास इस दिशा में होने लगा। लक्ष्य 1 में गरीबी की समाप्ति में नो पॉवर्टी को रखा गया है, जिसका लक्ष्य है कि गरीबी को इसके सही रूपों में हर जगह से, मतलब इसके सभी रूपों में, ऐसा नहीं कि किसी और क्षेत्र में है, किसी तरीके से है, तो मतलब हर क्षेत्र से इसके जितने भी स्वरूप हैं, उन सब स्वरूप से इसे समाप्त किया जाए। और ये भी देखा गया है कि गरीबों के पास जो है अच्छे काम के अवसर कम होते हैं, क्योंकि अधिकांश ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उत्पादकता कम होती है, स्थानीय आर्थिक गतिविधियां जो है पर्याप्त नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हैं, और बेरोजगारी दर तो है ही उच्च है, नौकरियां जो हैं असुरक्षित हैं कह सकते हैं हम, बिल्कुल ना। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर असमय ही लोगों को निकाल दिया जाता है, कई बार काम नहीं होने की वजह से। तो ये सारी चीजें हैं जो गरीबी को बढ़ावा, ये चीजें जरूर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीबी की बात आती है तो उसमें शिक्षा का अभाव भी बहुत बड़ा कारक है, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जब जानकारी नहीं होती है तो जाहिर है कि जितने संसाधन उपलब्ध भी हैं समाज में, वो हम तक नहीं पहुंच पाते या मालूम नहीं होते, या बहुत सारे जो अवसर हैं वो भी नहीं मालूम होते। ये भी नहीं मालूम होता है कि जानकारी के अभाव में कि हम क्या पढ़ाई करें, कहाँ, किस शहर में जाएं, किस क्षेत्र
क्षेत्र में जाएं कि ताकि हम वो पढ़ाई करें ताकि हमें नौकरी मिल सके, है ना। ये और इसके संग संग मन्नू भौरिया एक बात और नहीं लगती कि कहीं ना कहीं हम सिर्फ और सिर्फ नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं। जो हमारे पास हुनर है उसको देखकर उसके हिसाब से कुछ व्यवसाय शुरू करने की दिशा में भी विचार कम करते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी। और ऐसा भी है कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा दी जाती हैं ना, तो उनका भी उपयोग किया जा सकता है अपने बिल्कुल आप को सक्षम करने के लिए ना। और ये भी है कि बहुत सी चुनौतियां आती हैं सामने, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें संसाधन नहीं पता होते, तो उनके बारे में पता करके हम इन चीजों पे आगे बढ़ सकते हैं। तो बात फिर वही है कि कुछ और दिशाएं सोचें। एक बात और मन्नू भौरिया की आजकल देखा जा रहा है या बहुत दिनों से देखा जाता है कि जो हमारे पारंपरिक व्यवसाय थे उनको छोड़कर कहीं ना कहीं हम शहर की ओर भाग रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब ये बहुत दिन से हमारे परिवार के सब लोग बाबा पर बाबा करते आ रहे हैं, पिताजी हमें नहीं करना ये काम। चाहे वो कढ़ाई बुनाई से जुड़ी हुई बात हो या सिलाई से जुड़ी हुई बात हो, है ना। जैसे टेलर्स होते हैं, उनके बच्चे चाहते हैं नहीं अब हम तो बिल्कुल दुकान पे बैठे या किसी नौकरी में जाएं टाई शाई पहन के। तो नहीं लगता कहीं कहीं कि इनको क्यों छोड़ रहे हैं आप, है बिल्कुल, ना। क्योंकि ये जमे जमाए व्यवसाय जो जी है इसको आप नए तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, ना जी कि बंद करने की बजाय आप ये सोच सकते हैं कि इसे किसे कैसे क्रियात्मक तरीके से, हाँ कैसे क्रिएटिविटी इसमें दिखाई जा जी सके तो और आप इनको नए सिरे से लोगों के सामने पेश करें, तो पेश करें जाहिर और है कि हाँ चीजें आगे बढ़ेंगी। चीजें और आगे बढ़ेंगी। हो सकता है कि चौगुना जो है व्यवसाय बढ़ जाए और वैसी ही आमदनी बढ़ेगी आपकी। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं या आपके आस पड़ोस में भी इस तरीके के कोई हुनरमंद हैं, आपके चाचा काका ताऊ बाबा, तो उनके पास जाइए, उस हुनर को सीखिए। सिर्फ सिर्फ नौकरी की तलाश में भागते रहने से तो गरीबी नहीं दूर होगी। तो जो सीमित संसाधन में भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शुरू हो जाते हैं, बिना किसी लागत के शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में ऐसे करें, थोड़ा धैर्य रखें, तो इस तरह से गरीबी की दिशा में काम ही हो सकता है। और इसकी कह सकते हैं ना जो जड़ से खत्म करने का प्रयास है, उस प्रयास के बारे में सबको सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं वो भी इस दिशा में आगे बढ़कर उनका हाथ थाम सकते हैं और उनको वहां से निकाल सकते हैं गरीबी के दलदल से, है ना। बिल्कुल। और ये तो बातें हो गई बुआ जी की, काफी जो चीजें थी कि भाई ये हमारे प्रयास हैं, जी लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं जी उसमें ना एक एक तरीका ये हो सकता है कि जो स्थानीय रोजगार है हाँ उसको हम बढ़ावा दें, बिल्कुल ना उसे प्रोत्साहित करें, ताकि ये जो घर के जो गांव के बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, वो शहर की तरफ ना भागे और हाँ वहीं गांव में ही रह के अपने जो व्यवसाय है वो करते रहे और आगे बढ़ जाए। और इसी बिल्कुल तरह से एक कृषि एक ऐसा क्षेत्र है कह सकते हैं कि जिसपे हर चीज निर्भर है, जी तो उससे जुड़े हुए जो तकनीकी बोलना चाहिए संसाधन है उसका उसको भी उपलब्ध अगर करा सके हम ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो सरकार द्वारा हो या खुद भी अगर हम जैसे ले सकें, तो इस तरह से भी हम अपने कृषि व्यवसाय में भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बन्नू भौरिया, जैसे तुमने कहा था ना कि जो पारंपरिक व्यवसाय हैं उसमें कुछ अपनी सृजनशीलता दिखाइए या कुछ जो संसाधन नए आ गए हैं, नई तकनीक आ गई है, उसको लेकर उसको और दुगना चौगुना बढ़ाइए, 10 गुना बढ़ाइए और अपने आसपास के और लोगों को जोड़िए उसमें। और बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो लगभग लुप्त प्राय हैं, जो लगभग गायब हो रहे हैं, एक ही उसका कारीगर बचा है। तो आप उनसे वो हुनर सीखिए, फिर देखिए आप ही एक सितारा रहेंगे, फिर तो कोई आपका कोई कह सकता है प्रतिद्वंदी भी नहीं रहेगा, है ना। तो हुनर की तलाश और जो ये कलाएं हैं, चाहे वो मतलब लकड़ी का काम करने का हो, चाहे लोहे का काम करना हो, ऐसा हुनर है कि उसकी जरूरत सबको पड़ती है, उसका कोई भी विकल्प नहीं है। तो लेकिन उसको सलीके से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक जो संपन्नता है वो बढ़ेगी, विपन्नता कम हो जाएगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं को सुनाते हैं एक गीत। जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी, जीवन की बगिया
जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा। थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी। खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी जीवन की बगिया। हम और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे। होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे। बांधेगा धागा कच्चा, हम तुम तब और बंधेंगे। कुछ और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे। होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे। बांधेगा धागा कच्चा, हम तुम तब और बंधेंगे। थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी। खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी जीवन की बगिया। मेरा राज दुलारा, वो जीवन प्राण हमारा। फूलेगा एक फूल, खिलेगा प्यार हमारा। दिन का वो सूरज होगा, रातों का चांद सितारा। मेरा राज दुलारा, वो जीवन प्राण हमारा। फूलेगा एक फूल, खिलेगा प्यार हमारा। दिन का वो सूरज होगा, रातों का चांद सितारा। थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी फूलेंगी जीवन की बगिया। बुआ जी, कहते हैं ना कि अगर मन में चाह हो, इरादा पक्का हो, तो कोई भी परिस्थिति हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। बिल्कुल नहीं रोक सकती, लेकिन एक जो बात है, बहुत अच्छी पंक्ति हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है, वो पहले साझा कर ले, फिर बात करते हैं आगे। ग्रामीण गरीब जनसंख्या में बहुसंख्यक छोटे किसान हैं, यानी इनका कहना है कि ज्यादा संख्या जो है छोटे किसानों की है, शामिल है, जो अधिकांश वैश्विक खाद्य उत्पादन के लिए जिम्मेदार है ना। विश्व के खाद्य उत्पादन जो है वो उन्हीं से होता है ज्यादातर। गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से हमें कृषि उत्पादकता में सुधार, संसाधनों और प्रौद्योगिकियों समेत बाजार तक पहुंच में उनकी मदद करना होगा। एक शोध के अनुसार विकासशील देशों में सामान्य जीडीपी वृद्धि की तुलना में कृषि के विकास से गरीबी उन्मूलन पर 5 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है। अच्छा। तो ये बहुत विचारणीय बिंदु है, और हम जैसे बार बार कह रहे थे कि किसानों की ओर सोचा जाए, और जो चीजें हैं स्थानीय स्तर की उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, उनके विकास के बारे में सोचा जाए, है ना। और यही बात आ जाती है अभी जिनकी तुम बात करने जा रही हो, मंजिल तक पहुंचने वाली है ना, मुक्केबाज। हाँ, मुक्केबाज महिला बॉक्सर बोल सकते हैं, जमुना बोरो जी। तो ये बुआ जी, ये जो है ये असम के छोटे से गांव बेलसीरी में रहने वाली जो जमुना बोरो हैं, आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला बॉक्सर है। लेकिन उनके इस मुकाम तक पहुंचने का जो सफर था वो आसान नहीं था। बिल्कुल। जब वो 10 साल की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, और माँ ने घर चलाने के लिए सब्जी वगैरह बेचने का काम शुरू किया, और इस तरह काम में जमुना जी भी उनका हाथ बटाती थी। जमुना जी स्कूल के दौरान जो विशु खेल, जो मार्शल आर्ट खेल होता है, उससे प्रभावित हुई, और खेल में रुचि होने के कारण
खेल के कोच ने उन्हें बिना फीस के ही ट्रेनिंग देना देने शुरू कर लगे, दिया। लेकिन इस खेल में उन्हें संभावनाएं कम नजर आईं। और उनका कहना है कि बचपन से ही उन्हें बॉक्सर मैरी कॉम जो है वो बहुत प्रभावित करती रही, यानी कि उनकी प्रेरणा मैरी कॉम रही। और जाहिर है कि फिर वो उन्हें अपना रोल मॉडल मानती रही। और जब उन्होंने अपनी ये इच्छा अपनी माँ को बताई तो देखो कितनी बड़ी बात है मंजू बौरिया, मनो, कि माँ ने आशीर्वाद देकर विदा किया। ये नहीं कहा कि नहीं हमारे संग सब्जी बेचो और हमारे काम में मदद करो ताकि हमारा जो है अर्थोपार्जन अच्छी तरीके से हो, बल्कि उन्होंने एक अच्छी माँ का कहना चाहिए रोल अदा किया, भूमिका अदा की और उन्होंने भेजा। और इनके कोच उन्हें गुवाहाटी बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में लेके गए और उनका वहाँ चयन हो गया। ट्रेनिंग के दौरान उनका प्रदर्शन शानदार रहा। और जब साल 2010 में जमुना बोरो पहली बार तमिलनाडु के इरोड में आयोजित सब जूनियर महिला राष्ट्रीय बॉक्सर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता और अपने गांव लौटी, तो इस बात से पूरे गांव में बड़ा जश्न का माहौल था क्योंकि ये जमुना बोरो का पहला गोल्ड मेडल था। और ये गांव जो था ना बुआ जी, बहुत ही छोटा गांव था। यहाँ पर महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में जाना मतलब असंभव था। जी हाँ। उसके बाद तो ये जीत का सिलसिला जैसे चलता ही रहा। हाँ, क्या बात है। फिर 2011 में कोयम्बटूर के सब जूनियर महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और फिर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। और जब इन सफलताओं का श्रेय वो जो है वो अपनी माँ की मेहनत को देती हैं। उनका कहना है कि उनकी माँ की ही तपस्या है जो आज वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। बात भी सही है, बिल्कुल, और इतनी अच्छी खिलाड़ी बन पाई हैं। तो अगर हम बात करें उनके कैरियर की तो उनके लिए साल 2013 जो था वो बहुत खास रहा, क्योंकि इस समय सर्बिया में आयोजित इंटरनेशनल सब जूनियर महिला बॉक्सिंग टूर्नामेंट में उन्होंने गोल्ड जीतकर देश को एक बड़ा तोहफा दिया था। फिर साल 2014 में रूस में बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भी फिर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, चैंपियन बनी। फिर साल 2018 में जब 56वें बेलग्रेड इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई तो उसमें भी बोरो ने 54 किलो वर्ग श्रेणी में रजत पदक हासिल किया। और साल 2019 में असम में उन्हें अचीवर्स अवार्ड से भी नवाजा गया। भाई इतनी सफलताओं के बाद भी जमुना बोरो के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। साल 2019 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के बाद कंधे की चोट के कारण उन्हें साइड लाइन होना पड़ा और इसके कारण फिर उन्हें ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। और बुआ जी पता है इस दौरान जब वो इस तरह के क्षेत्र में आई तो जो घर के लोग थे, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने उनको बहुत समझाया कि भाई अगर इस तरह के खेल में तुम जा रही हो, तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा तो तुम्हारी शादी कैसे होगी। अच्छा, ओहो, हाँ। तो इस तरह की भी चीजें उनके सामने आई, लेकिन वो अपने इरादे से हटी नहीं और अपने काम में लगातार बढ़ती चली गई। भाई अपने हौसले पर कायम रही तो जाहिर है कि जब विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता जमुना बोरो में कजाकिस्तान में चल रहे चैंपियनशिप, हाँ, एलोर्डा कप के फाइनल में जगह बनाई उन्होंने। और अब जो उनका इरादा है साल 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होने जा रहा है उसके लिए उन्होंने काफी उम्मीद लगाई बैठी और काफी वो मशक्कत के साथ उस तैयारी में लगी हुई है कि वो जीतना ही है उनको। तो भाई हम सब कामना करते हैं उनकी जीत की, उनके बेहतर प्रदर्शन की, है ना, कि वो इसी तरह से जुटी रहें, अपने लिए पदक लाएं, देश का नाम रोशन करें। तो आगे हम गीत सुन ले। इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया।
गुलशन बनी गलियां सभी फूल बन गई गलियां सभी। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। जीना कितना दुश्वार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। चुप रहे कुछ ना कहा, कहने को क्या बाकी रहा। हम चुप रहे कुछ ना कहा, कहने को क्या बाकी रहा। बस आंखों ही आंखों में इजहार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। जाने इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। तो भाई जमुना बोरो की हम बात कर रहे थे जी। मुक्केबाज की, तो हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा है कि असम के मुक्केबाज जमुना बोरो जब 10 साल की थीं तभी उनके पिता का देहांत हो गया। तब से उनकी मां ने 3 भाई बहनों को सब्जी बेचकर पाला। साल 2009 में उगलगुरी में हुए स्टेट वुशु चैंपियनशिप के दौरान साई के कोच की नज़र उन पर पड़ी और राज्य बॉक्सिंग कैंप के लिए उनका चयन हो गया। इसके बाद वो असम राइफल में शामिल हुई और बॉक्सिंग जारी रखी। साल 2017 में इंडोनेशिया के लाबुआन में हुए प्रेसिडेंट्स क्लब में गोल्ड मेडल जीतकर पहली बार सुर्खियों में आई। वहीं अब जमुना जो है टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। तो बाकी जानकारी तो हमने दी ही थी और हमारे साथी ने भी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। तो बुआ जी जैसे अभी बात पॉकेट की ओर देखा जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई श्रोताओं ने भी बहुत सारी जो टिप्पणियां की हैं लिख के भेजा है। उन्होंने लिखा है कि भाई त्योहारों के अवसर पर बाजार और मॉल
अन्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तमाम तरह के आकर्षक सेल ऑफर से भर जाते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए रिटेलर भी भारी छूट देकर ग्राहकों को लुभाने के लिए सभी तरह की डिजिटल मार्केटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इन सब के बीच अक्सर हम खुद को रोक नहीं पाते और बिना जरूरत के कई सामान खरीद बैठते हैं। हमें इतनी फिजूल खर्ची कर डाली इस बात का एहसास तब होता है जब त्योहारों का मौसम बीत जाता है। तो त्योहारों के मौसम में सुनियोजित तरीके से अपने खर्चे को मैनेज करने के बाद शॉपिंग की जाए तो बाद में पछताना ना पड़े। जब भी कोई खर्च करें तो कैश डेबिट कार्ड के द्वारा बिल का भुगतान करें, क्योंकि अक्सर क्रेडिट कार्ड के द्वारा जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाता है और इस्तेमाल की गई राशि का भुगतान समय पर नहीं करने से ब्याज बढ़ता ही चला जाता है। ये बात तो है। त्योहारों में सामान की एडवांस बुकिंग कम कीमत में करवाकर उसकी डिलीवरी त्योहार वाले दिन भी ले सकते हैं। त्योहारों में दोस्तों सगे संबंधियों को मिठाई व गिफ्ट देना एक परंपरा है जिसमें हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। यहाँ पैसे बचाना चाहती हैं, आपकी कुकिंग भी अच्छी है तो घर पर ही मिठाई केक कुकीज बनाकर दोस्तों को उपहार में दें। क्या मतलब फिर आया हम लोगों के ऊपर, तो तुम लोगों के ऊपर आ गया मन्नू बहुरिया, ये समझ लो। यही तो हम कह रहे हैं, आपको शॉपिंग करते वक्त कपड़ों या दूसरे सामानों की क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर अधिक जोर देना है, न कि उनकी क्वांटिटी यानी संख्या पर। अपने या परिवार के लिए शॉपिंग करते वक्त क्वालिटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें जो लंबे समय तक टिके। ये हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही ना उन्होंने। बहुत सारी चीजें एक साथ उन्होंने कह दी कि भाई इन सब चीजों का ध्यान रखें कि आकर्षक लुभावनी चीज दिखाई देंगे, लेकिन त्योहार तो हर साल आता है ना, तो क्या बोलते हैं समझदारी के साथ मनाएं ना। जी हाँ, फेस्टिव सीजन के दौरान अधिकतर लोगों का बजट बिगड़ जाता है, पर खर्च होता है समझदारी और सलीके से किया जाए। खर्च थोड़ा समझदारी सलीके से किया जाए तब हम बगैर जेब ढीली किए धनतेरस और दिवाली तरीके खुशियों भरा त्यौहार मना सकते हैं। कई पॉइंट इन्होंने लिखे हैं। त्योहारों का त्योहारी खर्च को बजट में करें और फिर फिक्स कर दें। बहुत जरूरी ना हो तो उधार लेने से बचें, खर्चों का हिसाब किताब रखें, छूट ऑफर्स के लालच में ना आए, खर्च करने वाले फंड को रखें अलग अलग। बहुत सही बात कही बुआ जी ने कि भाई जब भी आप खर्च कर रहे हैं और अगर आप जा रहे हैं शॉपिंग करने तो ये जरूर कर लें कि भाई आपको जितना खर्च करना है या जितना अमाउंट आप चाह रहे हैं तो पहले से ही इस तरह का बजट बना लें कि भाई हमको इतने की ही शॉपिंग करनी, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो भाई बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। देखो बजट सब लोग बनाते होंगे, जिनका बजट बिगड़ता है वो भी बनाते हैं तभी तो बिगड़ता है ना। तो अगर बनाएंगे नहीं तो बिगड़ेगा कैसे? बिल्कुल बात तो सही है। तो भाई इन त्योहार आता ही है बिगड़ने के लिए, तो उसके लिए भी तैयार रही है कि नहीं? तैयार रही है, लेकिन थोड़ा जेब का भी ध्यान रखिए और अपने जो। अरे तो भाई वैसे ही करो ना खर्च, तो इसमें क्या है? अब एकदम ऐसे बेहोश होके थोड़ी करेगी। अब मॉल में कुछ भी दिख गया तो ले डाला है ना। वैसे भी सामान्य दिनों में भी बहुत सारे साथियों ने ये भी लिखा है कि भाई केवल त्योहार के समय क्यों, सामान्य दिनों में भी हम अपने बजट का ख्याल रखें। कोई भी वस्तु खरीदें तो ये सोचें 2 बार कि इसको लेना जरूरी है या नहीं, इसको अगर नहीं लिया तो काम चलेगा कि नहीं। तो एक बार सवाल खुद से कर लें, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा और बजट भी सही रहेगा। बिल्कुल बजट सही रहेगा। और बुआ जी अभी हमको भी ब्रेक लेना जरूरी है ना, तो एक ब्रेक ले लो फिर पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो अब क्या कहना है?
बजट बनाया जाए नहीं बनाया जाए। नहीं, बजट तो बनाना जरूरी वैसे है। हमारे बहुत सारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि बजट सबकी खरीदारी हो चुकी है, अब ये विषय जो है वो पुराना हो गया है। लेकिन फिलहाल जब ऑफर आता है तो हम एक बार फिर चले जाते हैं सामान खरीदने के लिए। वैसे हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि त्योहारों में रखे बजट का ध्यान, दिवाली तो आती ही है, दिवाला निकालने के लिए चाहे वो शारीरिक श्रम का या धन का। बिल्कुल सही बात कही है। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि त्योहार से जुड़ी परंपराओं का पालन करने से घर में धन व सुख समृद्धि आती है, पर इन त्योहारों के साथ आते हैं ढेरों खर्चे भी। त्योहारों के अवसर पर बाजार, मॉल, अन्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तमाम तरह के आकर्षक सेल ऑफर से भर जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इन सब के बीच अक्सर हम खुद को रोक नहीं पाते और बिना ज़रूरत के कई सामान खरीद बैठते हैं। तो हमने कितनी फिजूल खर्ची कर डाली, इस बात का एहसास तब होता है जब त्योहारों का मौसम बीत जाता है, ये ऐसा कह रहे हैं। और एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मुझे याद है कि बचपन में हम कपड़े खरीदने के बजाय पटाखे खरीदने का आनंद ज़्यादा लेते थे। अब तो पिछले 15-16 साल से हमने पटाखे खरीदना और फोड़ना बंद कर दिया है, इसके बजाय घर में उपयोगी सामान, खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं। तो भाई खरीदारी तो आपकी समझदारी पे ही निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल हमारी समझदारी ये है कि चित्रलेखा सुनना है, लेकिन मन्नू भौरिया आज ऐसा करो कि गीत पहले सुनवा दो, है ना, तब सुनेंगे चित्रलेखा। जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ, मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। हर जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। मदहोश है जिंदगी, चारों तरफ बेखुदी। मदहोश है जिंदगी, चारों तरफ बेखुदी। थामो मुझे मैं गिरा, थामो मुझे मैं गिरा, लहराए दिल की लगी। जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ।
बरसे नशा, भीगी हुई है फिजा, बादल से बरसे नशा, भीगी हुई है फिजा। ठंडी हवा जब चले, ठंडी हवा जब चले, कांपे हैं दिल का दिया। ओ मेरे दिल, मेरे हमदम, बाहों में आ जाओ। जान चमन शोला बदन, पहलू में आ जाओ। ओ मेरे दिल, मेरे हमदम, बाहों में आ जाओ। जान चमन शोला बदन, पहलू में आ जाओ। बुआ जी, हम्म चित्रलेखा धारावाहिक सुन ले। तो बिल्कुल। आइए सुनते हैं इसका 28वां भाग। चित्रलेखा। ख्यातिनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा का सुविख्यात उपन्यास चित्रलेखा। सुख दुख की लहरों पर डूबते उतराते चरित्रों का मानसिक झंझावात चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था कि बीजगुप्त चित्रलेखा से मिलने के लिए कुमारगिरी की कुटी में आया। चित्रलेखा को जोगन के रूप में देखकर उसका मन पीड़ा से भर उठा। उसके दुख से चित्रलेखा भी व्यथित हुई, किंतु इन दोनों के मिलन से योगी के मन में कहीं ईर्ष्या का नाग अपना फन उठाने लगा। बाद में चित्रलेखा ने किसी तरह कुमारगिरी के अहंकार को तुष्ट किया और फिर योगी ने भगवान का आदेश कहकर नर्तकी को दीक्षा देना स्वीकार कर लिया। आइए आज पढ़ें इसके आगे। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। बिना रात के दिन का कोई महत्व नहीं है और बिना दिन के रात्रि का कोई महत्व नहीं। बिना दुख के सुख का कोई मूल्य नहीं है और बिना सुख के दुख का कोई मूल्य नहीं। यही परिवर्तन का नियम है। संसार परिवर्तनशील है। मनुष्य उसी संसार का एक भाग है। बीजगुप्त मनुष्य था। उसने सुख देखा था, उसके लिए दुख को भी जानना आवश्यक था। पर बीजगुप्त अपने दुख के भार से विचलित हो उठा। जिस बात की उसने कल्पना तक न की थी वही हो गई। उसे आश्चर्य यह था कि वो जीवित क्यों है। बीजगुप्त के लिए उसका जीवन भार हो गया। फिर भी मनुष्य सुख और दुख सहने के लिए बनाया गया है। किसी एक से मुख मोड़ लेना कायरता है। बीजगुप्त इसका अनुभव करता था। चित्रलेखा के वियोग के दुख को उसने साहसपूर्वक सहन करना ही निश्चित किया। एक बाधा थी। पाटलिपुत्र में रहते हुए उसको चित्रलेखा से मिलने का अवसर मिल सकेगा। फिर वियोग की तपस्या का मूल्य ही क्या। इससे भी बड़ी एक दूसरी बात थी। अन्य सामंत गणों को जब यह मालूम हो जाएगा कि चित्रलेखा बीजगुप्त को छोड़कर साधना में रत हो गई है,
तो वो उनको किस प्रकार मुख दिखला सकेगा? तीसरी बात बहुत स्पष्ट थी। क्या यशोधरा उसके प्रेम को प्रभावित कर सकती है? बीजगुप्त दोपहर भर इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करता रहा, पर बात जितनी ही सुलझाई जाती थी उतनी ही उलझती चली जाती थी। अंत में वो ऊब उठा। उस बात पर अधिक सोचने से उसके हृदय में एक दुस्सह पीड़ा होने लगती है। संध्या के समय उसने श्वेतांक से कहा, श्वेतांक, मेरा एक प्रस्ताव है। वो क्या आर्य? परसों हम लोग काशी के लिए प्रस्थान करें। कुछ दिनों तक देश पर्यटन करने की मेरी इच्छा है। इतनी जल्दी? श्वेतांक ने आश्चर्य से पूछा। यशोधरा से अपने बढ़ते हुए प्रेम को वो पुष्ट करना चाहता था और इसके लिए श्वेतांक को पाटलिपुत्र में रहना आवश्यक था। हम लोग क्या अभी 10-5 दिन ठहर नहीं सकते? प्रबंध करने को बहुत कम समय है। नहीं, परसों ही चलना पड़ेगा। प्रबंध तो क्षणों में होगा। मेरी और अपनी यात्रा का ही प्रबंध करना पड़ेगा। जैसी स्वामी की आज्ञा। श्वेतांक रात भर जागता रहा। बीजगुप्त का यह निर्णय उसे अच्छा न लगा, पर वो कर ही क्या सकता था। उसने सोचा कि वो बीजगुप्त के साथ चलने से इनकार कर दे, पर इसका उसे साहस न पड़ा। इनकार करना उसकी नीचता होगी, उसका हृदय ये कहता था। प्रातःकाल उठकर उसने बीजगुप्त से कहा, आर्य, कहो। आपकी आज्ञा चाहता हूं कि मैं आर्य मृत्युंजय से मिलाऊं। लेकिन क्यों? बाहर जा रहा हूं। अधिक दिनों तक बाहर रहने की संभावना है। उनसे विदा मांगने जा रहा हूं। तुम जा सकते हो। श्वेतांक मृत्युंजय के यहां पहुंचा। मृत्युंजय बाहर गए थे। श्वेतांक ने यशोधरा को अपने आने की सूचना दिलवाई। विश्राम भवन में यशोधरा श्वेतांक से मिली। अभिवादन करके दोनों बैठ गए और थोड़ी देर तक दोनों मौन बैठे रहे। श्वेतांक ने आरंभ किया, देवी, कल आर्य बीजगुप्त के साथ मैं पाटलिपुत्र छोड़ रहा हूं। क्या बीजगुप्त बाहर जा रहे हैं? इसीलिए तो आज मैं विदा मांगने आया हूं। संभवतः अधिक दिनों तक बाहर रहना पड़े। पर कल तो आर्य बीजगुप्त ने पाटलिपुत्र से जाने की कोई बात नहीं कही थी। चित्रलेखा ने आर्य बीजगुप्त का साथ छोड़कर योगी कुमारगिरी से दीक्षा जो ले ली है। क्या कहा? चित्रलेखा ने विराग ग्रहण कर लिया है? ओह, बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, आर्य बीजगुप्त को इससे अवश्य दुख हुआ होगा। मैं चित्रलेखा से मिलते ही जान गई थी कि वो देवी है। आर्य बीजगुप्त के लिए वो बड़े से बड़ा त्याग कर सकती है। और आर्य बीजगुप्त वो चित्रलेखा को छोड़कर दूसरी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकते। मैं उन्हें जानता हूं। इसीलिए अपना हृदय बहलाने के लिए वे बाहर जा रहे हैं। उनका दुख इतना प्रबल है कि यदि वे बाहर न जाकर पाटलिपुत्र में रहेंगे तो बहुत संभव है कि वे आत्महत्या कर लें। ठीक कहते हो श्वेतांक। आर्य बीजगुप्त को कुछ कुछ मैं भी समझ सकी हूं और मैं तुम्हारी बात में भी सार देखती हूं। जितने उच्च कोटि के मनुष्य आर्य बीजगुप्त हैं, उसको देखते हुए मैं उनको दोष नहीं दे सकती। इस बात से उन पर मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। यशोधरा, एक नर्तकी के प्रेम में इतना पागल हो जाना आर्य बीजगुप्त के लिए ये किसी भी अन्य पुरुष के लिए कहां तक उचित है, ये मैं अभी नहीं जान सका हूं। अरे क्या
दुख पड़ने पर इतना अधीर हो जाना मनुष्य में एक निर्बल व्यक्तित्व का द्योतक नहीं है? आर्य श्वेतांक, बहुत संभव है जो कुछ तुम कहते हो वो उचित हो। मैं तुम्हारी बात का खंडन नहीं करती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि इसमें बीजगुप्त का कोई दोष नहीं है। देवी चित्रलेखा आर्य बीजगुप्त की दृष्टि में और उनके जीवन में नर्तकी न थी, वे उनकी पत्नी तुल्य थी। इतना मैं जानती हूं, तुम जानते हो और सारा विश्व जानता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में कमजोरियां होती हैं, मनुष्य पूर्ण नहीं है। उन कमजोरियों के लिए उस व्यक्ति को बुरा कहना और शत्रु बनाना उचित नहीं, क्योंकि इस प्रकार एक मनुष्य किसी व्यक्ति का मित्र नहीं हो सकता। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को बुरा कहेगा और प्रत्येक व्यक्ति उसका शत्रु हो जाएगा। फलतः उसका जीवन भार हो जाएगा। मनुष्य का कर्तव्य है दूसरे की कमजोरियों पर सहानुभूति प्रकट करना। सहानुभूति और दया का कर्तव्य में कोई स्थान नहीं। कमजोरी की निंदा करके व्यक्ति से उन कमजोरियों को दूर करना उचित होता है। मनुष्य को पहले अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आर्य श्वेतांक, दूसरों के दोषों को देखना सरल होता है, अपने दोषों को ना समझना संसार की एक प्रथा हो गई है। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो अपनी कमजोरियों को जानकर उनको दूर करने का उपाय कर सके। यशोधरा का अंतिम वाक्य श्वेतांक के हृदय में तीर सा चुभ गया। श्वेतांक पाप और पुण्य की खोज में यहां आया था और वो नहीं जानता था कि परिस्थितियों के जल में डूबकर वो अपनी जिज्ञासा का किनारा छोड़ बैठा है। किंतु क्या घटना चक्र धीरे धीरे उसे समाधान के एक तट की ओर नहीं ले जा रहा था? आज की कड़ी में बीजगुप्त के वेश में थे कमल शर्मा, यशोधरा बनी सुलक्षणा खत्री और श्वेतांक थे अमरकांत। उपन्यास चित्रलेखा के सूत्रधार हैं हरीश भीमाणी। इस रेडियो प्रस्तुति के सहायक राजेश मलिक और इस परिकल्पना को श्रोताओं तक पहुंचाने का दायित्व निभा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब अगली कड़ी तक रेणु बंसल का नमस्कार। बुआ जी, जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे, क्या दिवाली की बात कर रहे थे। हाँ, तो एक दिवाली की बात कर रहे थे, बजट भी बिगड़ा, बना भी, सब संभल भी गया। जी, तो एक बात जो मेरे जहन में आ रही थी वो ये है कि भाई इस दिवाली में हम मतलब जो भी दिवाली अभी आ रही है हमारे सामने, उसमें हम ये करें कि बजट की बात हो रही है तो जो मिट्टी के दिए हैं वो खरीदें, ना कि जो बाहर से आई हुई जो कहना चाहिए जो चमक धमक वाली चीजें हैं उसे ना खरीदें। तो उससे ये भी होगा कि हम अपने देश और अपने लोगों का भला कर पाएंगे। और ऐसे ही जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, जो अनाथ आश्रम है और भी जो संस्थाएं हैं, उनसे भी जुड़े हुए लोग जो हैं इस तरह के हाथ से बने हुई चीजें बनाते हैं, जो जिससे आप घर सजावट कर सकते हैं। तो ये
सारी चीजें भी आप उपयोग में खरीदें। ला सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो आपके ये- बजट में भी आ जाएगी, कम दाम में भी मिल जाएगा। नहीं देखो, कम दाम वाली बात तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने में भी मिले, अगर हम जब करने निकले हैं और उनकी भी खुशी में शामिल करना चाहते हैं उनको भी, कि भाई वो भी अच्छी तरीके से दीपावली मनाएं, तो फिर हमें दाम नहीं देखना चाहिए, फिर तो जितने के भी मिले ले लीजिए। और फिर ये सोचिए कि कहीं ना कहीं आप उनको भी शामिल कर रहे हैं, उनका घर भी रोशन हो, उनको भी उतनी ही खुशी मिले जितनी कि हम चाहते हैं कि मिले हर त्योहार में ना। बिल्कुल। और बुआ जी एक चीज और है, देखिए क्या होता है कि साज सज्जा में भी काफी खर्चे होते हैं त्योहारों में। अच्छा, हमें तो लगा कि अब समय ही नहीं बचा कि तुम ये वाला जो है डब्बा गोल कर दोगे। नहीं तो भाई हम उस पे आ ही रहे टॉपिक पे कि घर पे बनी हुई जो चीजें हैं उससे आप अपनी त्वचा निखारें। कैसे कैसे बताओ। तो भाई एक जो हम पैक बताने जा रहे हैं वो है मसूर दाल का पैक। तो क्या है कि मसूर दाल तो हर घर में होता ही है। दाल को क्या है, रात भर पानी में भिगो के रख लें थोड़ा सा, और जब सुबह उठे तो सुबह उसका पानी निथार दें और उसमें 3/4 जो है कच्चा दूध डालकर उसको पीस लें। अच्छा। उसको पेस्ट बना ले, 20 मिनट तक लगा ले चेहरे पे, आप ही धो ले, मुलायम चमकदार त्वचा आपकी मिल जाएगी आपको। और एक बात ये बताओ कि इसको पूरी तरह से सूखने दें या कि थोड़ी सी नहीं, नम नहीं, रहे थोड़ी तभी? सी नरम रहे, क्योंकि बहुत सूख जाएगा तो आपको निकालने में दिक्कत परेशानी होगी। है। तो जी। थोड़ी नम रहे, यानी कि थोड़ी थोड़ी भीगी रहे, नमी बनी रहे, उसी समय आप इसे धो कर निकालें, ना कि उसको रगड़ कर छुड़ाएं। हाँ। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। एक और चीज है बुआ जी, बताओ। इसमें थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं कि जैसे मसूर दाल का पाउडर है वो ले लें, उसमें 2 कप दूध डाल दें, 2 कप नहीं, 2 चम्मच 2 चम्मच, हाँ। और 1 चुटकी हल्दी और 3 बूंद नारियल का तेल। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ही डालें। हाँ। अगर आपकी रूखी त्वचा है ना, नहीं तो इसकी जगह आप डाल सकते हैं गुलाब जल। गुलाब बस जल। इसे लगा लें, ये भी एक आपका पैक की तरह, स्क्रब की तरह काम करेगा। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आप 2-3 बूंद गुलाब जल जो है रुई के माध्यम से लगाते रहें, दिन में 2-3 बार लगा लें, वैसे ही आपका चेहरा चमकता रहेगा। और अगर उससे भी अच्छा उपाय इन्होंने बताया है कि एक स्प्रे बोतल में रख लें और थोड़ी थोड़ी देर पर स्प्रे कर लिया करें, लेकिन गुलाब जल सही होना चाहिए। और एक हमारे साथी लिखकर भेज रही है कि नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो त्वचा पर छाई हुई काली परतों को साफ करके त्वचा के रंग को हल्का कर देता है। इसके लिए नींबू को हाथों में रगड़ना या फिर नींबू के रस में नमक या शक्कर को मिलाकर स्क्रब करना फायदेमंद रहेगा। तो भाई नींबू जो है वो साफ तो करता है, तो त्वचा भी चमकदार हो जाएगी, है कि नहीं? क्या बात है, मतलब छोटा जो नींबू है वो क्या कमाल की चीज है। कमाल की चीज है। दूसरा ये कि आप इस्तेमाल करने के बाद उसको इस्तेमाल करती हैं तो बस कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम। क्या बात है। और ऐसे एक हमारे श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि 1 चम्मच शहद लें, 1 चम्मच चावल का आटा, आधे नींबू का रस और 1 चम्मच कॉफी पाउडर। इसे पूरे चेहरे पर फेस पैक को लगा लें, 15 मिनट रखें, चेहरा फिर ठंडे पानी से धो लें। तो डार्क स्पॉट जो होती है, झुर्रियां होती है, ड्राई स्किन की जो दिक्कत होती है, सब में असरदार है ये। क्या बात है। तो एक उन्होंने आगे भी लिखा है कि भाई कॉफी पाउडर लें, इसमें 2 चम्मच दही मिलाएं, तो इसे चेहरे और गले कान के स्किन पर अच्छी तरह लगा लें, 20 मिनट तक सूखने दें। तो इस तरह से आपकी चेहरे को मतलब क्या कहते हैं, ग्लो आ जाएगी ना। तो ये सारी चीजें भी इन्होंने, लेकिन इन सारी चीजों को नियमित रूप से करेंगे तो ही अच्छा, यानी कि हर हफ्ते करें तो ज्यादा अच्छा। अब एक बार आपने कर लिया और सोचा ग्लो आ गया तो बस खत्म, ऐसा नहीं है। तो संसाधन तो और भी बहुत सारे हैं छोटे छोटे, जिनको कि आप रोजमर्रा में स्वयं भी हमारी बहनें करती होंगी। तो अब गीत सुने। हाँ हाँ।
लगे कदमों से आग लिपटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। ला 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 ला। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। लगे दुनिया ही आज सिमटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। हाँ बुआ जी। तो बस समय समाप्त हो रहा है तो दीजिए अनुमति मन्नू बहुरिया और प्यारी बुआ को और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।